टीवी की दुनिया को एक नए आयाम पर ले जाने वाला एक टीवी एंकर, जिसने न सिर्फ अपने क्राइम शो से टीवी देखने वालों की तादाद बढ़ाई, बल्कि अपनी साफ और क्लिष्ट भाषा से अलग पहचान बनाकर देश के कई ऐसे खूंखार अपराधियों तक को सलाखों के पीछे भेजा। लेकिन किसे पता था कि इस टीवी एंकर के दो रूप भी थे। ये बात है 90s के फेमस टीवी शो इंडियाज मोस्ट वांटेड की, जिसे होस्ट करते थे सुहेब इलियासी। उन दिनों इनका शो हिंदुस्तान के घर घर में देखा जाता था, और तो और इनके शो की मदद से कई अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा भी था। यहाँ तक कि कहते हैं कि इन्हीं के शो की ही मदद से एक स्टेट के सीएम की जिस बाहुबली ने सुपारी ली थी, उनके एनकाउंटर का क्रेडिट भी उन्हें ही गया। मगर फिर एक ऐसा वक्त आया जब एक खबर आती है कि सुहेब इलियासी की पत्नी अंजू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसे सुहेब सुसाइड बता रहे हैं। मगर बाद में सुहेब आरोपी होता है और फिर वो जेल भी जाता है और आगे जाके बरी भी होता है। तो क्या है पूरी कहानी इस स्टार टीवी एंकर की? क्या सच में उसकी बीवी ने सुसाइड किया था या ये मर्डर था? 90s में सुहेब इलियासी क्राइम रिपोर्टिंग की दुनिया में बहुत पॉपुलर नाम था। शायद ही ऐसा हो कि उस दौर के किसी शख्स को उनका शो याद न हो। रात का समय होते ही सब टीवी के सामने एक और खूंखार मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की असली कहानी देखने बैठते और सुहेब इलियासी अपने अंदाज में पूरी कहानी सुना एंड में कहते, रिमेम्बर टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस, गुड बाय फॉर नाउ। ये डायलॉग उस वक्त ज्यादातर लोगों की जुबान पे बैठ गया था। लेकिन किसे पता था कि जो शख्स न सिर्फ हीरो जैसा दिखता था, बल्कि जिसके हीरो वाले काम भी थे अपराधियों को पकड़वाने के, वो एक दिन खुद सलाखों के पीछे जाएगा, वो भी अपनी बीवी की हत्या के जुर्म में। जब पूरी दुनिया 2000 में एंटर कर चुकी थी, यानी मिलेनियम ईयर में, उसके कुछ दिनों बाद एक खबर पूरे देश को हिला के रख देती है कि फेमस टीवी एंकर सुहेब इलियासी को उनकी पत्नी के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट किया गया है। लेकिन इस हत्या से पहले की कहानी को शुरू से जानना जरूरी है कि कैसे सुहेब अपनी बीवी से मिले, क्यों वो विदेश से देश वापस आए, कैसे ये शो शुरू हुआ, कैसे उनकी बीवी की जान गई और कब उन्हें इस जुर्म में गिरफ्तार किया गया। बात है 1989 की, जब सुहेब और अंजू की मुलाकात दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के AKJ मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर में हुई। इन दोनों की पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया। बाद में 1991 में सुहेब लंदन के टीवी एशिया में नौकरी करने भी चले गए और इनका प्यार भी परवान पर था। दोनों शादी करना चाहते थे। हालांकि दोनों अलग अलग समुदाय से आते थे, इसीलिए दोनों लोगों की ही फैमिलीज तैयार नहीं हुई। बाद में अंजू अपने भाई के पास लंदन चली गई, जो वही रहते थे। फिर ईयर 1993 में दोनों ने निकाह कर लिया, जहां अंजू शादी के बाद अफसा बन गई। लेकिन फिर सुहेब और अंजू लंदन में ही कुछ ऐसा देखते हैं जिसके बाद वो सीधे इंडिया वापस लौट आते हैं। तो आखिर ऐसा क्या देखा था उन्होंने, और क्या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला था उनकी जिंदगी में? जब अंजू और सुहेब शादी करके लंदन में ही थे, तब उस दौरान वहाँ के एक ब्रिटिश क्राइम शो क्राइम स्टॉपर से वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए, जिसमें मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स के बारे में दिखाते थे। और यहीं से उन्हें एक आइडिया आया, जिसके बाद वो दोनों इंडिया वापस लौट आए। लेकिन वापस लौटने के कुछ 6 महीनों बाद अंजू और सुहेब के रिश्ते खराब होने लगे। कहते हैं कि अंजू को सुहेब के घर वालों और उनके रहन सहन समझ नहीं आ रहे थे, तो वो अपने भाई के पास वापस लंदन लौट जाती है, जिसके बाद सुहेब उन्हें मना के वापस इंडिया लाते हैं और अलग रहने का डिसाइड करते हैं। पर फिर भी झगड़े जारी रहते हैं, जिसके बाद उनकी बीवी यानी अंजू अपनी बड़ी बहन रश्मि के घर कनाडा जाती हैं, जहां से फिर सुहेब उन्हें मना के वापस लाते हैं और फाइनली दिल्ली के मयूर विहार में एक घर लेते हैं। फिर कुछ समय बाद करीब 1997 में अंजू एक बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम उन्होंने आलिया रखा। फिर कुछ समय बाद उनके दिमाग में वो क्राइम शो का आइडिया जो था, अब वो उसे डेवलप करते हैं और एक पायलट शो बना कई प्रोडक्शन हाउसेस को अप्रोच करते हैं। शुरुआत में इन्हें कोई खास रिस्पांस नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ये दोनों लगे रहते हैं और अब कहीं जाकर 1998 में इंडियाज मोस्ट वांटेड शो टीवी पर आना शुरू हो जाता है, जिसे खुद सुहेब इलियासी होस्ट करते थे। हालांकि इनके प्लान में पहले इस शो की होस्ट अंजू होने वाली थी,
लेकिन चैनल वाले फीमेल एंकर के साथ ये शो बनाकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वहीं शो के शुरू होने के कुछ समय बाद सुहेब इलियासी देश के घर घर में छा गए। शो सुपरहिट हुआ। हिंदुस्तानी जुबान, स्पष्ट उच्चारण और फोटोजेनिक चेहरा होने के चलते सुहेब इलियासी का जादू चल गया। शो का जलवा ऐसा था कि उनके शो में कई अपराधियों के नजर आने के बाद पुलिस ने कम से कम 30 अपराधियों को पकड़ा। लेकिन सुहेब और अंजू के आपसी रिश्ते सही नहीं थे। अक्सर उनके बीच झगड़े हुआ करते थे, खासकर सुहेब के एक दोस्त नरेंद्र को लेकर, जिसे अंजू जरा भी पसंद नहीं करती थी। इसके बारे में सुहेब अंजू को कहते थे कि वो बस एक फैन है और कुछ नहीं है। वहीं दूसरी ओर इनका क्राइम शो बहुत अच्छा कर रहा था। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का बाहुबली श्री प्रकाश शुक्ला, जिसकी कहानी सुहेब ने अपने शो में फीचर की, जिसमें दिखाया गया था कि श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की सुपारी ले ली है और फिर उसके बाद यूपी पुलिस ने श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर कर दिया। हालांकि ऐसा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस पहले से ही इस केस पे काम कर रही थी और इसी शो की बदौलत सुहेब इलियासी कामयाबी के उस शिखर पर पहुंच गए थे जहां पुलिस और प्रशासन के रसूखदार लोगों से लेकर क्राइम वर्ल्ड की बातें उन तक अपने आप पहुंच जाया करती थी। जहां एक तरफ प्रोफेशनली सब कुछ बहुत अच्छा था, वहीं पर्सनल लाइफ में झगड़े बढ़ते जा रहे थे और एक रात का झगड़ा शायद उनके बीच का आखिरी झगड़ा होने वाला था। सुहेब और अंजू की शादीशुदा जिंदगी अच्छे से नहीं चल रही थी। अक्सर उनके बीच झगड़े होते थे और कहते हैं कि अंजू सुहेब से अलग भी होना चाहती थी, पर सुहेब ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, जो कि झगड़े की एक और वजह बनी थी। लेकिन फिर वो दिन आया जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, यानी 10 जनवरी 2000 की तारीख। उस दिन सुहेब इलियासी के घर के बाहर कोहराम मचा हुआ था और लोगों की भीड़ जमा थी, क्योंकि हर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज थी कि सुहेब इलियासी की पत्नी ने सुसाइड कर लिया था। और इस घटना के बारे में सुहेब ने सभी को बताया था कि उस रात जब वो अपने काम से घर वापस आया तो दोनों का उनके दोस्त नरेंद्र को लेकर ही झगड़ा हुआ था। असल में अंजू को नरेंद्र बिल्कुल पसंद नहीं था और उसके सुहेब से नजदीकियां भी उसे बर्दाश्त नहीं थी, जिस वजह से उनका झगड़ा बढ़ा। फिर सुहेब अपनी 2.5 साल की बेटी आलिया को लेकर दूसरे रूम में चला जाता है और अंजू दूसरे रूम में अकेली होती है। थोड़ी देर के बाद जब सुहेब अचानक बाहर निकलता है तो देखता है कि अंजू ड्राइंग रूम में खून से लथपथ पड़ी हुई है और एक इम्पोर्टेड नाइफ, जो कि एक बुचर नाइफ जैसी थी, उससे उसने खुद की हत्या करने की कोशिश की थी। इसके बाद सुहेब उसके घर की निगरानी में खड़े पुलिस कर्मियों को अंदर बुलाता है और उनकी मदद से अंजू को पास के क्लिनिक में ले जाता है। वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि जख्म काफी गहरा है, आप इन्हें बड़े हॉस्पिटल ले जाइए। तो फिर वो लोग अंजू को वहाँ से लेकर दिल्ली के एम्स जाते हैं, लेकिन जब वहाँ डॉक्टर जांच करता है तो बताता है कि यहाँ लाने से पहले अत्यधिक मात्रा में खून बहने की वजह से इनकी मौत हो चुकी है। फिर अब अंजू के घर वाले वहाँ आते हैं और सुहेब इलियासी का रो रो के बुरा हाल था, जिसके बाद अगले दिन सुहेब कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल में रहने चले जाते हैं, जिसके लिए बाद में ये भी कहा गया कि सुहेब जानबूझकर अपनी सास के यहाँ गया ताकि उनके हमदर्दी ले सके और तब सुहेब की सास ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई थी सुहेब को लेकर। वहीं दूसरी तरफ अंजू का पोस्टमार्टम होता है और इधर पुलिस अंजू की मौत को सुहेब इलियासी के बयान के मुताबिक सुसाइड ही मानकर चल रही होती है। मगर जिसे सब सुसाइड मान के चल रहे थे, अब उस केस में एक बड़ा मोड़ आने वाला था। क्या था वो मोड़ और कौन लाने वाला था? पुलिस, जो कि सुहेब इलियासी के दिए हुए बयान को फाइनल मानकर इस केस को लगभग क्लोज करने जा रही थी, लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है। कुछ हफ्तों बाद अंजू के घर वालों ने सुहेब इलियासी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। वहीं अंजू की बड़ी बहन रश्मि कनाडा से इंडिया आई। अपने परिवार वालों से पूरा मामला समझने के बाद उसने पुलिस में शिकायत की कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है और सुहेब ने ही अंजू का मर्डर किया है। रश्मि ने शिकायत करके पुलिस को सबूत के तौर पे एक डायरी दी और वही डायरी उसने मीडिया वालों को भी दी। साथ ही ये बताया कि ये डायरी किसी और की नहीं बल्कि अंजू की है, वो इसे लिखा करती थी। उसने ये भी बताया कि 10 जनवरी को जिस रात अंजू की मौत हुई थी, उस रात रश्मि की अंजू से कॉल पर बात भी हुई थी, जिसमें रश्मि ने बताया कि अंजू तब भी शिकायत कर रही थी सुहेब को लेकर
और वो रो रही थी। वो अक्सर कॉल पे बताती थी कि सुहेब उसको बहुत तंग करता था पैसों के लिए, उससे दहेज मांगता था और साथ ही मारता पीटता भी था। रश्मि ने बताया कि अंजू के मुताबिक अब सुहेब का बर्ताव काफी बदल गया था और जैसे जैसे वो मशहूर होता गया, जैसे जैसे उसकी शोहरत बढ़ती गई, उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो गया था उसे लेकर। फिर बाद में रश्मि और अंजू की माँ ने भी खुलकर कहा कि हाँ, अंजू खुश नहीं थी। पिछले 7 साल की उनकी शादीशुदा जिंदगी कभी अच्छी नहीं रही। इन दोनों ने 93 में शादी की थी और अंजू की 2000 में डेथ हो गई। तो 7 साल में कभी वो खुश नहीं रही और सुहेब हमेशा अंजू को तंग करता। इसीलिए वो एक बार लंदन गई और एक बार कनाडा गई। लेकिन सुहेब फिर उसे समझा बुझाकर और उसको बहलाकर अपने साथ वापस ले जाता और बोलता कि अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब रश्मि की शिकायत, अंजू की डायरी और बाकी तमाम प्रूफ को देखने के बाद पुलिस पे काफी प्रेशर बन गया था। ऊपर से मीडिया का भी प्रेशर बना। फिर दिल्ली पुलिस ने इसमें दहेज के लिए प्रताड़ित करना, खुदकुशी के लिए मजबूर करना और सबूत नष्ट करने का आरोप दर्ज किया। तो क्या अब उस वक्त का देश का मशहूर क्राइम टीवी शो एंकर सुहेब इलियासी गिरफ्तार होने वाला था या अब भी कोई ट्विस्ट आना बाकी था? जब टीवी के स्टार एंकर के ऊपर धाराएं लगी, उस पे से मीडिया का प्रेशर भी बना, तो अब 28 मार्च 2000 को सुहेब इलियासी को पहली बार गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि 2 जून के बाद वो बाहर आता है। वही दूसरी तरफ रश्मि और उसकी मां की लड़ाई और कठिन होने वाली थी। इनकी फैमिली ने सुहेब इलियासी पर मर्डर का भी आरोप लगाया और मर्डर की थियोरी को साबित करने के लिए अंजू की फैमिली ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाया, क्योंकि बताया जाता है कि अंजू का 2 बार पोस्टमार्टम हुआ था और कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए 3 अलग डॉक्टर्स के पैनल बिठाए गए। उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें 2 डॉक्टर ने तो इसे सुसाइड बताया, लेकिन तीसरे डॉक्टर ने अपनी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में शंका पैदा कर दी कि कत्ल भी हो सकता है। और डॉक्टर ने उसमें ऐसा तर्क दिया था कि जब चाकू मारा गया तो दोनों बार उससे ऊपर से नीचे की तरफ से पेट में मारा गया। तो आप सपोज करें, अगर कोई आदमी खुदकुशी कर रहा है तो वो कभी चाकू ऐसे नहीं पकड़ेगा। साथ ही अहम बात ये भी थी कि अगर सुसाइड ही था तो अंजू के उंगलियों के निशान उस पे क्यों नहीं थे और ना ही सुहेब इलियासी के उंगलियों के निशान मिले, बल्कि जो सस्पेक्ट था उनके भी उंगलियों के निशान उस चाकू पे मौजूद नहीं थे। और किसके थे, ये मिस्ट्री रह गई। वही सुहेब इलियासी ने पुलिस को बताया था कि अंजू ने अपने आप को जब चाकू मारा था तब वो उसे ड्राइंग रूम में जख्मी मिली थी, मगर वहाँ पर फॉरेंसिक की टीम जब पहुंची तलाशी लेने तो उनके बाथरूम और बेडरूम में भी ब्लड के निशान मिले थे। उसके बाद सुहेब ने उसके घर के बाहर खड़े पुलिस वालों को बुलाया और एम्बुलेंस भी बुलाई, फिर हॉस्पिटल के लिए निकले। और जब ये सब हो रहा था तब कोई भी न बेडरूम में गया न बाथरूम में, पर वहाँ दोनों जगह पर खून के निशान कैसे आए, इस सवाल का जवाब भी आज तक नहीं है। और इसी को लेकर अंजू की बहन और बाकी तमाम लोगों ने कोर्ट में लगातार कहा कि ये सिर्फ सुसाइड का मामला नहीं है, ये मर्डर का मामला है, तो 302 लगना चाहिए। लेकिन लोअर कोर्ट इसके लिए तैयार नहीं हुई और लोअर कोर्ट ने 302 की बजाय खुदकुशी और दहेज का मामला चलाया। इधर सुहेब इलियासी जो जमानत पे बाहर थे, वो एक मूवी बना रहे थे जिसको लेकर एक कंट्रोवर्सी सामने आई। क्या थी वो कंट्रोवर्सी और क्या सुहेब को उसके बाद राहत मिलती है? सुहेब इलियासी जब जेल से बाहर पैरोल पे थे तब उस दौरान उनका पॉपुलर टीवी शो जो अब दूसरे चैनल पे आ रहा था उसका एंकर बदल दिया गया था। उस काम के साथ सुहेब एक फिल्म यूपी के गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला पे बना रहे थे, मगर अब एक नई कंट्रोवर्सी यही से शुरू हुई, क्योंकि ये जो फिल्म थी उसकी स्क्रिप्ट दिल्ली पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर लिख रहे थे। अब यहाँ से बात और गर्माती है कि एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर अपनी बीवी को मौत के लिए उकसाने का इल्जाम है, दहेज के लिए प्रताड़ित करने का इल्जाम है, जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, जो 2.5 महीने जेल में रहकर आया है और अभी कोर्ट का फैसला आया नहीं, ऐसे मुलजिम के लिए एक सर्विंग पुलिस ऑफिसर का स्क्रिप्ट लिखना ये ठीक नहीं है। इससे केस पर भी असर पड़ सकता है। वही सुहेब और अंजू की बेटी आलिया सिद्दीकी की कस्टडी का मामला भी चलने लगा। सुहेब चाहता था कि उसकी बेटी उसके पास रहे, वही अंजू की फैमिली चाहती थी उनके पास रहे। इस बीच सुहेब कोर्ट जाता है अपनी बेटी की कस्टडी को लेके, तो कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया इस मामले में
कि रश्मि अपने साथ आलिया को कनाडा नहीं ले जा सकती और बच्ची दिल्ली में ही रहेगी। खैर, कुछ समय वो दिल्ली में अपनी नानी के साथ रही, फिर कुछ समय बाद सुहेब के पास चली गई। तो इस दौरान में वक्त बीतता रहता है, लड़ाई चलती रहती है। फिर 302 की लड़ाई को लेकर यानी कि मर्डर के मामले को लेकर रश्मि फिर लास्ट में 2013 में हाई कोर्ट पहुंच जाती है और कहती है कि ये जो लोअर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है इसमें 302 लगना चाहिए, हमारे पास एविडेंस है, पोस्टमार्टम में भी एक डॉक्टर का बयान है, ये सारी चीजें मार्क होनी चाहिए। फिर कोर्ट 2014 में अचानक एक फैसला सुनाती है और कहती है कि इसमें 302 लगाया जाए। लोअर कोर्ट को बाकायदा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप जो 498 है या 304 भी लगा है उसके साथ साथ 302 भी लगाएं, मतलब अंजू के कत्ल का मुकदमा चलाएं। तो अब टीवी का सुपरस्टार अदालत और मुकदमों में उलझता चला गया और 20 दिसंबर 2017 को दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा भी सुनाई। 17 साल की अदालती लड़ाई के बाद कोर्ट ने मान लिया कि अंजू की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। लेकिन 5 अक्टूबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने इल्यासी को संदेह के आधार पर सभी आरोपों से बरी कर दिया। तो मतलब अंजू की मौत को सुसाइड माना गया। और बताते हैं कि जब उसकी मौत हुई थी तो कुछ 6 दिन बाद वो अपना 30वां बर्थडे मनाने वाली थी, लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था।